हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल 6.1। तो एक एक्सपेरिमेंट है हमारा 6.2। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है तो मैं आपको डायग्राम से बता दे रहा हूँ। एक कॉइल हमारा है, यहाँ पे एक कॉइल है हमारा इस तरीके से। ये हमारा कॉइल C1 है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। और दूसरा कॉइल हमारा जो है इस तरीके से, ये कॉइल हमारा C2 है, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। C1 तो कह रहा है कि C1 में आप कैसे वेरी कराओगे रीडिंग को, कैसे बढ़ाओगे रीडिंग को। तो C2 में V वोल्ट बैटरी लगाया मैंने, तो C2 का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो C1 के साथ लिंक्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट दौड़ रहा है। तो जब करंट दौड़ रहा है बच्चों यहाँ पे, तो जितना करंट बढ़ेगा उतना ही C1 के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और उतना ही फ्लक्स चेंज करेगा और उतना ही इंड्यूस करंट होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाना है। दूसरा, C2 में क्या करना है आपको, यदि आपने सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया तो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही बढ़ जाएगा, तो आपको फ्लक्स चेंज कर जाएगा। तीसरा हो गया कि C1 और C2 के बीच आप रिलेटिव मोशन करा दो, तब पर भी लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और इस तरीके से आपका इंड्यूस्ड EMF बढ़ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट बढ़ जाएगा। फिर 6.2 है हमारा, एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻² का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो 100 × 10⁻⁴, मतलब 1 × 10⁻² मीटर इसका एरिया आ गया। और रेसिस्टेंस हमारा इसका दे रखा है 0.5 ओम। अब ये जो है हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है ये। तो मैंने मान लिया यही कॉइल है हमारा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये हमारा देख लो गौर से, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में यदि कॉइल रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर हमारा इसका परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर हमारा क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर इधर एरिया वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है हमारा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट होने की वजह से। तो थीटा हमारा हो गया 45 डिग्री। अच्छा, ये कह रहा है कि टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड को आप जीरो कर रहे हो। तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा दे रखा है यहाँ पे, बी इनिशियल दे रखा है 0.10 टेस्ला, और बी फाइनल हमारा हो गया 0। और कितने टाइम में जीरो कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड को आप, 0.70 सेकंड में, 0.70 सेकंड में। तो कह रहा है कि इंड्यूस्ड करंट बताओ। तो सबसे पहले इंड्यूस्ड EMF हमारा क्या होगा, ΔΦ/ΔT का मैग्नीट्यूड। ΔΦ मतलब क्या, फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल बाय ΔT का मैग्नीट्यूड। तो फाइनल फ्लक्स क्या हमारा हो जाएगा, फाइनल फ्लक्स हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड फाइनल इंटू एरिया फाइनल माइनस मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल इंटू एरिया इनिशियल बाय ΔT का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइनल कितना हमारा 0, तो एरिया फाइनल से मल्टीप्लाई करना मतलब है नहीं, और एरिया तो उतना ही। और मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल कितना है हमारा 0.10 टेस्ला, और एरिया इनिशियल कितना है 1 × 10⁻² का मॉड बाय ΔT कितना है हमारा 0.70। ये कितना हमारा आ गया, ये 0.10 × 10⁻² बाय 0.70। और साथ में यहाँ पे कॉस थीटा भी तो आएगा। फ्लक्स हमारा होता है क्या B.A, तो B इनिशियल इंटू A इनिशियल कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कॉस 45, तो यहाँ पे 1/√2 डाल दो। तो यहाँ पे 1/√2 छूट गया था, जो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ से हमारा इंड्यूस्ड EMF आ गया, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय ΔT। तो फाइनल फ्लक्स तो वैसे भी जीरो होगा, फील्ड जीरो हो रहा है। और इनिशियल फ्लक्स हमारा होगा BA cos 45 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 45 डिग्री है। इस तरीके से आपने इंड्यूस्ड EMF निकाल दिया। इंड्यूस्ड करंट हमारा क्या हो गया, इंड्यूस्ड EMF बाय R। इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट 70 है ना, 70। तो कितना हो जाएगा 10/70 इंटू 10⁻² बाय √2 बाय रेसिस्टेंस कितना दे रखा है इस वायर का 0.5। इसको सॉल्व कर दोगे आपका करंट आ जाएगा। इन्होंने भी ऐसे ही सॉल्व किया है, करंट हमारा आ गया। अब देखो यहाँ पे 6.3 भी सेम क्वेश्चन है, कोई नया चीज़ नहीं है। एक सर्कुलर कॉइल है, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो सर्कुलर कॉइल रेडियस दे रखा है हमारा 10 सेंटीमीटर, मतलब क्या 10 × 10⁻² मीटर। और नंबर ऑफ टर्न कितना है हमारा 500। रेसिस्टेंस कितना है हमारा 2 ओम। और ये हॉरिजॉन्टल
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है बी जो दे रखा है हमारा, वो कितना दे रखा है हमारा, बी का वैल्यू 3 × 10⁻⁵। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये अभी जो है ना कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो कॉइल का सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया, तो इसका मतलब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में, तो इनिशियल फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा, BA cos 0 डिग्री। तो B पता है आपको, B दे रखा है आपका, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हमारा होगा πr², पाई इंटू रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया, तो BA cos 0, तो B कितना है हमारा 3 × 10⁻⁵, और एरिया कितना हो जाएगा 10 × 10⁻² का स्क्वायर इंटू पाई इंटू 10⁻² का स्क्वायर -4 और 100, ये कितना होगा -2 इनिशियल फ्लक्स। और फाइनल फ्लक्स हमारा कितना होगा BA cos 180 डिग्री, क्योंकि इस कॉइल को आपने 180 डिग्री से घुमा दिया है, तो फाइनल फ्लक्स हमारा BA cos 180 डिग्री। तो B तो आपको पता ही है जो है 3 × 10⁻⁵, और एरिया कितना हो जाएगा πr², एरिया पाई इंटू 10⁻², और cos 180 कितना होगा -1। तो आप कह रहा है कि इंड्यूस्ड EMF, तो इंड्यूस्ड EMF क्या हमारा होता है, यदि नंबर ऑफ टर्न दे रखा हो तो n Δ∅/Δt का मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो n हमारा कितना है 500, और Δ∅ कितना आ गया Δ∅/Δt, तो Δ∅ कितना हो गया फाइनल फ्लक्स कितना आ गया हमारा, ये जो हमारा है माइनस में है, तो 3 × 10⁻⁵ इंटू पाई इंटू 10⁻² माइनस में है, माइनस इनिशियल फ्लक्स कितना है 3 × 10⁵ इंटू पाई इंटू 10⁻⁻², ये हमारा गया चेंज इन फ्लक्स अपॉन कितने टाइम में चेंज हो रहा है ये, तो Δt दे रखा है हमारा 0.25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड, इसका क्या लेना है हमको मॉड, तो मॉड लोगे यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा 3.8 × 10⁻³ वोल्ट, और इंड्यूस्ड करंट हमारा क्या होता है इंड्यूस्ड EMF बाय R, 3.8 × 10⁻³ रेसिस्टेंस दे रखा है आपको क्वेश्चन में, रेसिस्टेंस हमारा जो दे रखा है वो क्वेश्चन में वो कितना है 2 ओम, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, तो 19 दूना 38, ये कितना हो जाएगा 1.9 × 10⁻³ एम्पियर। ये क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा टफ था नहीं, ये NCERT हमें सीखने के लिए दिया जाता है कि हमें कॉन्सेप्ट को सही अप्लाई कैसे करना है। अब देखो 6.4 की बात करेंगे, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। तो 6.4 में देखो आपको, देखो ये जो हमारा था फैराडे लॉ, उसमें से आप इंड्यूस्ड EMF निकालते हो, और लेंज लॉ उस इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन बताता है, लेंज लॉ उस इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन बताता है। अब देखो यहाँ पे, तो पहला में ये डायग्राम जो ये जो रेक्टेंगुलर लूप है जब एंटर कर रहा है, इस रेक्टेंगुलर लूप के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, जो जो ये एंटर करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड में, इस रेक्टेंगुलर लूप के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और जब लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो लिंक फ्लक्स बढ़ेगा, चेंज करेगा, और लिंक्ड फ्लक्स बढ़ेगा उसके वजह से इंड्यूस्ड EMF आएगा, और वो इंड्यूस्ड EMF उस बढ़ते हुए लिंक्ड फ्लक्स को घटाएगा, उस बढ़ते हुए लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करेगा, और ये जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसको घटाने के लिए इस कॉइल में इस करंट तरीके से करंट दौड़ेगा ताकि इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को घटा दे। इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को घटाने का मतलब क्या, इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा, इस रीजन में क्या आ जाएगा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, तो आपको पता है कि जब किसी लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो हमारा क्या होता है, हमारे आंखों की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आता है आउटवर्ड, और क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो इनवर्ड। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट दौड़ना शुरू कर देगा, मतलब क्या BCD AB के अलॉन्ग करंट इसमें इंड्यूस्ड हो जाएगा। दूसरा देखो यहाँ भी, इसमें देखो ये लूप बाहर आ रहा है तो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, तो इसमें इस तरीके से करंट पैदा होगा कि घटे हुए लिंक मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा। तो जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो इस लूप के कारण और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आना चाहेगा ताकि जो घटते हुए मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड उसको बढ़ाया जा सके। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कब पैदा करेगा कॉइल, जब इसमें कैसा करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज, तो ABCD के अलॉन्ग क्लॉकवाइज आ जाएगा। यहाँ भी वही कहानी है सेम, यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा
क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा। तीनों सेम डायग्राम। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कर लिए हैं। इसका मतलब ये देखें कि इंड्यूस्ड करंट हमें शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सेकंड केस में ट्रायंगुलर शेप है और थर्ड में हमारा टेढ़ा मेढ़ा शेप है। तो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या करेगा, देखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड को घटाएंगे, देखेगा मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है लिंक्ड उस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे। उस पर डिपेंड करेगा, ना कि शेप ऑफ बॉडी पर डिपेंड करेगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो एक क्लोज लूप है हमारा, वो उसमें क्या हो रहा है, रोका गया है, रुका हुआ है, ये स्टेशनरी है इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट हेल्ड फिक्स्ड। कैन वी होप टू जनरेट करंट इन लूप। तो क्या आप लूप में करंट जनरेट कर सकते हो। अब जैसे यही हमारा लूप है और इसके अंदर हमारा एक मैग्नेट डाल दिया नॉर्थ साउथ, और स्टेशनरी है, दोनों स्टेशनरी है, तो क्या आप इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे तो ना मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है और ना ही मोशन में है, तो कैसे जनरेट करोगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा नहीं, क्योंकि फील्ड कांस्टेंट है। और क्या है हमारा, फील्ड कांस्टेंट है, चाहे ऐसे रखो या दो मैग्नेट को इस तरीके से रखो, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ रखा हुआ, तो फील्ड कांस्टेंट है, लिंक्ड फील्ड, और ना रिलेटिव मोशन है। तो आप यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ बिना मोशन किए बिना फील्ड चेंज किए प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे होगा हमारा नो। फिर नेक्स्ट है हमारा क्लोज लूप मूव नॉर्मल टू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ लार्ज कैपेसिटर। अच्छा, तो एक प्लेट्स ऑफ लार्ज कैपेसिटर, मैंने ये लार्ज कैपेसिटर लिया मैंने और इसके बीच क्या मूव करा दिया मैंने, रेक्टेंगुलर लूप को मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर लूप को मूव कराया और एक सर्कुलर लूप को मूव कराया यूनिफॉर्म सॉरी क्या कर दिया मैंने, इधर देखो। तो एक क्लोज लूप है, वो नॉर्मल मूव कर रहा है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर प्लेट के बीच तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट होता है, इसमें एक लूप को मूव करा दी है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, when it wholly inside the region between the capacitor plate, when it is partially outside the plates of capacitor, the electric field is normal to plane of loop। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्लेन ऑफ लूप के नॉर्मल है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है दो प्लेट के बीच, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कभी भी किसी लूप में करंट पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमें इंड्यूस्ड करंट इसमें लूप में कभी भी पैदा नहीं हो सकता है। फिर सी पार्ट है हमारा, एक रेक्टेंगुलर लूप है और एक सर्कुलर लूप है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है ये, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग पासेस आउट फील्ड रीजन, द फील्ड इज नॉर्मल टू लूप। तो जब भी फील्ड नॉर्मल टू लूप है, जब भी फील्ड नॉर्मल टू लूप है, इसका मतलब एरिया वेक्टर के पैरेलल, क्योंकि एरिया वेक्टर भी तो नॉर्मल टू लूप होता है, नॉर्मल टू प्लेन होता है। तो यहाँ पे फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में। तो और दूसरा लूप हमारा है रेक्टेंगुलर। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यदि कोई सर्कुलर लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से फील्ड फ्री रीजन की ओर जा रहा है, तो सर्कुलर लूप कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से फील्ड फ्री रीजन की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे लिंक्ड एरिया चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि सर्कुलर लूप जो है जब फील्ड में मूव कर रहा है ना, तो वो अचानक बाहर आएगा और लिंक्ड एरिया फील्ड का यहाँ पे चेंज नहीं करेगा। जबकि रेक्टेंगुलर लूप जो है हमारा, वो रेक्टेंगुलर लूप का जो एरिया है जो वो हमारा वो एंट्री टाइम में और एग्जिट टाइम में हमारा लिंक्ड एरिया कांस्टेंट नहीं होगा, और हो सकता है कि आपका रेक्टेंगुलर लूप में करंट जनरेट हो जाए, लेकिन सर्कुलर लूप में कभी भी करंट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि सर्कुलर लूप का एरिया पाई आर स्क्वायर लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, जबकि रेक्टेंगुलर लूप का जो है एरिया वो वेरी करेगा, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ होता है इसका, जिसके वजह से यहाँ पर रेक्टेंगुलर लूप में करंट पैदा हो सकता है, सर्कुलर में नहीं। अब यहीं पे देखो, यहाँ पे
रेक्टेंगुलर लूप जो देखो यहाँ पे सर्कुलर लूप है ना, ये सर्कुलर लूप का जो एरिया वेक्टर है, मान लिया हमारे आंखों की तरफ और फील्ड है नीचे, तो ये जो मूव करेगा तो लिंक्ड एरिया तो हमें ये कांस्टेंट ही रहा ना। तो जब लिंक्ड एरिया कांस्टेंट रहा हमारा, जबकि सर्कुलर लूप का भी लिंक्ड एरिया यहाँ पे तो कांस्टेंट है, लेकिन जब ये बाहर निकलेगा ना, जब ये बाहर निकलेगा तो कुछ एरिया फील्ड में रहेंगे, कुछ एरिया बाहर रहेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया की वजह से यहाँ पे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर लूप पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट देखो, प्रिडिक्ट द पोलरिटी ऑफ कैपेसिटर इन सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय फिगर 6.9। अच्छा, ये कैपेसिटर है हमारा, एक कैपेसिटर का प्लेट है ये, और साथ में ये हमारा नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, ये आपका नज़दीक आ रहा है। जब ये नज़दीक आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इस बढ़े हुए मैग्नेटिक फील्ड को घटाने के लिए इसमें करंट इस तरीके से पैदा होगा कि बढ़े हुए मैग्नेटिक फील्ड को घटा सकें। तो बढ़े हुए मैग्नेटिक फील्ड को घटाना है तो फील्ड जो है अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा इस तरीके से। तो इसमें करंट ऐसा बहेगा कि इस लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ रहा है उसको घटाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक्स्ट्रा फील्ड बना दे ये। तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्स्ट्रा फील्ड कैसे बनाएगा, जब हमारा करंट कैसा हो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब यहाँ पे तो करंट इस डायरेक्शन तभी होगा जब ए पॉजिटिव प्लेट होगा और बी नेगेटिव प्लेट होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि एक मेटालिक रॉड को, ये हमारा जो मेटालिक रॉड है 1 मीटर लेंथ है, उसको 5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड दे दिया, घुमा दिए इसको। तो मेटालिक रॉड को जो घुमाओगे, तो जब भी कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, रोटेट करता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे हम लोग देखेंगे बी ओमेगा लेंथ ऑफ रॉड L²/2। तो यहाँ पे लेंथ के जगह पे रेडियस लो, तो बी ओमेगा R²/2। तो ओमेगा यहाँ पे कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ओमेगा हमारा 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो ओमेगा हमारा 50 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बन रहा है, 2 पाई रेडियन पर सेकंड। आपको पता है कि रिवॉल्यूशन पर सेकंड को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 2 पाई, तो कितना हो जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकंड। ओमेगा हमारा आ गया 100 पाई रेडियन पर सेकंड। तो अब हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा बी। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे आपका 1 टेस्ला, तो कितना हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 इंटू ओमेगा कितना आ गया 100 पाई रेडियन पर सेकंड। आर रेडियस कितना है हमारा, रेडियस हमारा दे रखा है 1 मीटर, तो 1²/2, तो कितना हो जाएगा 50 पाई। तो बी ओमेगा देखिए कितना हो गया 50 पाई, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा 50 पाई, 50 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, तो इतना वोल्ट हमारा आ जाएगा आंसर। तो इसका अपना मेथड है, 50 मेथड हो सकते हैं इसके। आपको सिर्फ याद रखना है कि जब भी कोई रॉड किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रॉड कितना हो जाएगा बी ओमेगा, या इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप कितना हो जाएगा बी ओमेगा L²/2। 6.7 भी वही हमारा है कि एक व्हील है, 10 मेटालिक स्पोक है और सबका लेंथ 5.5 मीटर है। तो कह रहा है यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो लो पहले व्हील बनाओ, व्हील बनाया, इसमें 10 स्पोक है, 2 4 6 8 और 9 और ये 10। अब इसको घुमाओगे तो एक स्पोक में जितना ईएमएफ बन होगा, तो ईएमएफ हमारा कितना हो जाएगा बी ओमेगा L²/2। तो बी कितना है हमारा, कितने से घूम रहा है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो ओमेगा हमारा कितना 120 रिवॉल्यूशन, मतलब कि 2 पाई रेडियन, रिवॉल्यूशन को या रोटेशन को 2 पाई से मल्टीप्लाई करो तो रेडियन हो गया। अब मिनट है तो 60, कितना से कट गया, तो 4 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा आ गया। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है हमारा यहाँ पे 0.4 ग्वास, तो 0.4 ग्वास को कितना 10⁻⁴ टेस्ला। ओमेगा कितना आएगा 4 पाई, और रेडियस या लेंथ कितना 0.5 मीटर, 0.5 का स्क्वायर/2 इंड्यूस्ड ईएमएफ। यदि एक में आपने मान लिया ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, या हाई ये लो, या हाई ये लो, या हाई लो, तो ये सारे के सारे बैटरी हमारा किस में बन गए,
एक एक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस में हमारा हो गए, सब के सब पैरेलल में हो गए। ईएमएफ नेट हमारा क्या हो जाएगा, ईएमएफ के बराबर। यही तो इस तरीके से सारे के सारे स्पोक का कारण जो बैटरी हमारा जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, वो सब के सब हमारा पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में जब सेम बैटरी लगाओ सेम पोलैरिटी के साथ, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, किसी भी एक बैटरी के ईएमएफ के बराबर या किसी भी एक सेल के ईएमएफ के बराबर। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।